हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं बैतूल द्विध्रुव के कारण निरीक्षण स्थिति पर बैतूल छेद की तीव्रता। ठीक है, मैंने आपको वीडियो 6 में आपको बैतूल द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर बैतूल छेद की तीव्रता बताया था। आज हम बात करते हैं निरीक्षण स्थिति पर बैतूल छेद की तीव्रता। ठीक है, हम मान के चलें, माना एक बैतूल द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर -q और बी सिरे पर +q आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक, माना एक बैतूल द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर -q और बी सिरे पर +q आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है, जिसका बैतूल द्विध्रुव अपूर्ण P = q × 12। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमें इसके द्वारा निरीक्षण स्थिति पर बैतूल छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बैतूल द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी निरीक्षण स्थिति पर स्थित कोई बिंदु P मानते हैं, जहां हमें बैतूल छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, l। ये दूरी कितनी होगी, l, क्योंकि कुल दूरी कितनी होती है, 12 होती है। हम कैलकुलेशन करने के लिए लेके चलते हैं और इसके मध्य बिंदु मानते हैं, तो ये दूरी बराबर बराबर भागों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो बैतूल द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी निरीक्षण स्थिति पर बिंदु P माना गया है, जहां हमें बैतूल छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, E = 1/4πε0 q/r², यानी कि आवेश और आवेश से दूरी। ठीक है, आवेश और आवेश से दूरी। लेकिन यहाँ तो क्या है, दो आवेश है, एक आवेश -q है, दूसरा क्या है +q आवेश है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको मिलाते हैं। ठीक है, तुमने इनको इतना मिला दिया। अगर देखा जाए तो ये मध्य बिंदु से और स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों कोण कैसे बन जाते हैं, इक्वल कोण बन जाते हैं। ठीक, इक्वल कोण बनेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस +q आवेश के दौरान, देखो डायग्राम इसका बहुत मेन है, इसका डायग्राम समझ जाओगे तो समझ लो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। डायग्राम बहुत में अच्छा मेन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बैतूल द्विध्रुव के, देखो ये क्या है, +q आवेश है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसकी डायरेक्शन ये जाएगी, इसको हम लेके चलते हैं तीव्रता E1। ठीक, और क्योंकि हमें पता है कि बैतूल पर लिखा है +q आवेश से बाहर क्यों निकलती है, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, बाहर क्यों रहेगी। ठीक है, और उसी तरह से अब -q आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है अंदर की होती है, क्योंकि -q आवेश में बैतूल पर लिखा है प्रवेश करती है। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि +q आवेश के कारण तीव्रता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1/4πε0 q/। अब देखो हमें ये दूरी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ये एक तरह का समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये दूरी कितनी है, l, ये दूरी कितनी है, r, यानी लंब, आपका लंब ये है, आधार ये है, तो कर्ण निकालना है तो r² + l²। ठीक है, अभी मैंने लिखा तीव्रता का फॉर्मूला 1/4πε0 q/r², यानी कि r²। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, q/r² + l² का स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/4πε0 q/r² + l²। ठीक है, E1, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, B से P की ओर, यानी कि B से P की ओर इसकी डायरेक्शन है। उसी तरह से -q आवेश के कारण तीव्रता E2 = 1/4πε0 q/r² + l², डायरेक्शन होगी P से A की ओर। ठीक, इसमें डायरेक्शन है आपका B से P की ओर, इसमें डायरेक्शन है आपका P से A की ओर। अब देखिए यहाँ पे बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर तीव्रता E1 और तीव्रता E2 दोनों भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में है। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालें, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पे बैतूल द्विध्रुव AB के अक्ष के अनुदिश हम एक लाइन खींचते हैं, PD, P पॉइंट ये लिखा हुआ है, D लिखा है। ठीक है, इसके अनुदिश एक हमने समांतर लाइन खींची है। अब देखिए ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाता है, क्योंकि एकांतर कोण होता है। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा बन जाएगा। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे तीव्रता E1 E2 को घटकों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, आप लोगों ने घटक पढ़ रखे होंगे, फर्स्ट क्लास में वेक्टर चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में देखा होगा आपने। यहाँ थीटा है, ये P है, तो इस P का इसकी दिशा में घटक P cos थीटा, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और वर्टिकल फॉर्म में P cos और P sin थीटा बनता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे घटक कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब तीव्रता E1 का इधर क्यों घटक, क्योंकि इस लाइन पे कौन बनना है, यह आएगा E1 cos थीटा, और लंबा दिशा में घटक E1 sin थीटा। उसी तरह से तीव्रता E2 इधर की ओर है, इसका इधर की ओर घटक E2 cos थीटा, और लंबा दिशा में घटक, क्योंकि लंबा दिशा अंदर की ओर बननी है, E2 sin थीटा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि एक दोनों की डायरेक्शन अलग है लेकिन विपरीत दिशा में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, इस चीज को नोटिस करिए और इसको नोटिस करिए, दोनों का मान कैसा है, इक्वल है, दोनों मान इक्वल है ना। तो यहाँ पे घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होती है केवल इन घटकों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा E2 cos थीटा। ठीक है, अब इनके मान रखिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r का प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r का प्लस L स्क्वायर cos थीटा। देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों को कितना हो गया, एक पोर्शन ये एक पोर्शन ये, डबल हो गया ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q cos थीटा बटे r का प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे cos थीटा को हमें चेंज करना, हटाना है यहाँ पे cos थीटा को। cos थीटा का मान हम देखो कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं ट्रायंगल AOP से, AOP से cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है L, कर्ण कितना हो गया, ये दूरी है, तो L बटे r का प्लस L स्क्वायर। अब इसके वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और हम cos थीटा की वैल्यू रखते हैं L बटे r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि हम जो स्क्वायर रूट है इसको पावर में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 12 बटे r का प्लस L स्क्वायर। r का प्लस L स्क्वायर की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है 1/2, दोनों को ऐड करिए, यानी कि 1 प्लस 1/2 कितना आएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं पावर 3/2। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बटे r का प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे L लेस देन R, यानी L की जो क्वांटिटी है, L बहुत छोटी क्वांटिटी है R के सापेक्ष, इसलिए हम L का मान क्या लेकर चलते हैं, समथिंग 0। ठीक है, तो E बराबर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे r स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
पी बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो ई बराबर 1/4π0 पी बटे आर क्यूब। ठीक है, हम लोगों ने जो इससे पहले वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि वैद्युत अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका जो फॉर्मूला आया था ई बराबर 1/4π0 टू पी अपॉन आर क्यूब। ये अक्षीय स्थिति पर था, ठीक है, और ये कौन सी स्थिति पे, निरीक्षण स्थिति पर। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये कितना लिखा है पी, ये कितना लिखा है 2p। इसका मतलब क्या है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरीक्षण स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। ठीक है, ये टॉपिक है, इसके साथ मैं चैप्टर खत्म करता हूँ। कल अगली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है, और उस अगले वीडियो में हम लोग फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू।